नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसी बेल जिसकी चिंता हर राजनीतिक दल और हर सरकार करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये बेल खत्म नहीं हो पाती। हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की बेल की। देश की कोई सरकार हो, कोई राज्य हो, बेशक राजनीतिक बयानबाजी होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी आम आदमी और मैं कहूंगा कि खुद हुक्मरान भी भ्रष्टाचार की बेल के इसके दंश से पीड़ित हैं। आजादी मिली देश को, लेकिन अभी भी बड़ी आजादी भ्रष्टाचार से कब मिलेगी, ये बस सवाल है। सरकारी नुमाइंदे काम के साथ दक्षिणा की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये तो पार्ट ऑफ सिस्टम है। क्यों बन गया पार्ट ऑफ सिस्टम? आए दिन नए से नए जिस राज्य में देखो वहीं पे कुछ इस तरह की स्थितियां बनती है। आखिर क्यों? जवाबदेही बनती है सरकारों की। आरटीआई हमारे यहाँ पे लागू हो चुका है। सरकारें यह भी कहती हैं कि लोक सेवक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नियमित रूप से देंगे। कई लोग नहीं दे पाते हैं, कुछ लोग दे देते हैं। उसके बाद जब पता लगता है कि ये तो बड़े साहब हैं। चले हम चर्चा शुरू करेंगे और कुछ मुद्दे हैं जिनको हम छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, भाजपा नेता राखी राठौर जी हमारे साथ है, ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं और देवेंद्र शास्त्री साहब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। शास्त्री साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप लोगों ने जब दिल्ली में सरकार बनी थी और जब एक देश में आंदोलन खड़ा किया, उसके बाद एक पार्टी बनाई आप लोगों ने। करप्शन एक बड़ा इश्यू था आप लोगों के टाइम पे। अभी क्या हम दावा कर सकते हैं कि दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार या जहां भी जिस भूमिका में आम आदमी पार्टी है वो भ्रष्टाचार मुक्त है? सर अनम्यूट करिए। शास्त्री साहब म्यूट है, आपके यहाँ से म्यूट है सर। जी योगेंद्र जी, देखिए, इसमें आम आदमी पार्टी को अपनी तरफ से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिस इशू को लेकर के आम आदमी पार्टी बनी थी, जिस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली थी, उस आंदोलन का जो मकसद था उसको पूरा करने के लिहाज से जो कुछ हो सकता था, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने के बाद में वो करके दिखाया है। और यह साबित किया है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या करप्शन ही है, भ्रष्टाचार ही है। अगर ईमानदारी से पॉलिटिकल पार्टीज काम करना शुरू कर दे तो इस देश के सामने न पैसे की समस्या है और ना कोई और दूसरी किसी किस्म की समस्या है। हर व्यक्ति को खाना मिल सकता है, हर व्यक्ति को इलाज मिल सकता है, हर व्यक्ति को एजुकेशन मिल सकती है, सारी फैसिलिटी मिल सकती है। और ये आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया है। आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी के सत्ता में दिल्ली में आने के बाद दिल्ली एकमात्र स्टेट है जो अब सरप्लस स्टेट है बजट के लिहाज से। यानी कि पैसा उनके पास बचता है पूरा खर्च करने के बाद। और पूरे देश में एक सवाल है यहाँ पे, मैं एक सवाल जानना चाहूंगा सर। आपने कहा कि सरप्लस बजट है। अभी तक तो यही कहा जाता है कि अगर घाटे का बजट होता है तो सरकार विकास का काम के लिए, घाटा भी हो तो कोई बात नहीं, अक्सर यही सभी पार्टियां यही कहती हैं कि बजट अगर घाटे का है, अगर राजकोष से घाटा बढ़ रहा है तो विकास के लिए बढ़ रहा है, तो विकास का पैरामीटर तो यही आप कह रहे हैं। तो इसमें क्या केवल अगर बजट सरप्लस होता है तो ही करप्शन फ्री कहें इसे? नहीं, देखिए, बिल्कुल देखिए, ये तो एक कहने की बात है कि कर्जा ले करके आप डेवलपमेंट के लिए कर्जा, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए कर्जा ले, लेकिन ईमानदारी से आप चलाएंगे सिस्टम तभी उस कर्ज को आप वापस दे पाएंगे। हमारे यहाँ तो बढ़ता जा रहा है उस कर्ज का। क्या मतलब? जब आप सोचिए कि जीडीपी का 90% के आसपास कर्जे के नीचे हम लोग दब चुके हैं। जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे ज्यादा, उसके आसपास तो हमारे पास ऊपर कर्ज है। यानी कि हम अपने लिए क्या नहीं स्पेयर कर सकते हैं इसमें से, जब सब कुछ कर्ज में ही हमको चुकाना है। तो देखिए, सरप्लस बजट का मतलब यह है कि सरकार डेवलपमेंट में भी पैसा खर्च कर रही है, वेलफेयर में भी पैसा खर्च कर रही है और सबसे सस्ती सर्विसेज दे करके भी उनके पास सरप्लस में पैसा है जिसको कि वो खर्च नहीं कर पा रही है। ये है समस्या अब दिल्ली की। तो आप ये 100% समझ लीजिए, सिस्टम में सुधार किया गया दिल्ली में। आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि आज के दिन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है दिल्ली के अंदर, उसके जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उनके यहाँ पर ताला लगा दिया गया है।
आप जानते होंगे हमारे जयपुर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी झालाना डूंगरी में है, वहां पर 250 लोग 300 लोग एम्प्लॉई हैं और 3000 दलाल है। आप समझ सकते हैं कि करप्शन का हाइट क्या है, और ये पूरे देश में यही सिस्टम चल रहा है। वापस आता हूँ सर आपके पास में, राखी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप लोगों को हर 5 साल में जनता की अदालत में जाना होता है और हिसाब भी मांगती है जनता, लेकिन एक पैरामीटर हो गया है कि जनता भी बहुत सारे लोगों को ऐसों को चुन करके भेज दिए जो आप लोगों के भी गले नहीं उतरते कि यही चेहरे देखने थे। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कि कोई किस पे क्या आरोप लग रहा है, किस पे क्या आरोप लग रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी है और जो सिस्टम है उसे फॉलो करना होता है। लेकिन बात यहाँ भ्रष्टाचार की है। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है राजनीतिक दलों के लिए, हर राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में भी होता है, लेकिन वो दुरुस्त नहीं हो पाता है। ये कोई दावा नहीं कर सकता। बेशक राजनीतिक लिहाज से आप लोग दावा कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं आप लोग। कभी तह में जाने की कोशिश करते हैं कि हाँ वास्तव में राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारा एक ऐसा सामाजिक बुराई है जिसे खत्म करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने योगेंद्र जी, एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो कि पूरे सिस्टम को खोखला करती है और लोगों का जो विश्वास सरकार पर होता है वो निश्चित तौर पे डाउनफॉल में जाता है अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है। जैसे राजस्थान में देखें, आजकल हम सीरीज देखते हैं, रोज आपके पास न्यूज आती है। पहले कभी विरले ही खबर आती थी कि एसीबी ने किसी को रेड हैंडेड ट्रैप किया है, लेकिन आजकल रोज आपके पास में वो ट्रैपिंग की खबरें आ रही हैं। सोचने की बात ये भी है, अभी योगेंद्र जोशी जी भी हमारे बीच में, कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एसीबी लगातार पकड़ रही है लेकिन लोगों में भय नहीं है। भय नहीं है और उसके बाद हम देखते हैं कि वही अधिकारी आकर के बहुत ही प्राइम पोजीशन पा जाता है, तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट की मंशा पे भी ये सवाल उठाता है कि जिसको रेड हैंडेड पकड़ लिया एसीबी ने, उसके बाद भी प्राइम पोजीशन वहां पर क्यों आ जाती है। मैं राजस्थान के बारे में कहना चाहूंगी कि एक सर्वे हुआ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा, जिसमें 78% जो लोग थे राजस्थान के, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने रिश्वत दी किसी भी काम को कराने में। लास्ट ईयर का ये एक सर्वे था जिसमें राजस्थान इंडिया में टॉप किया। 2017 राखी जी, 2017 आपको पुरानी वाली मालूम होगी, लेकिन लास्ट ईयर की डिटेल बता रही हूँ मैं आपको, चेक कर लीजिएगा। राखी जी जो बता रही है वो सारी सरकारों का हिसाब किताब है। शास्त्री जी लेट मी कंप्लीट, मैं आप पर भी आऊंगी सर। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। 2013 में जब दिल्ली में आप पार्टी आई, उन्होंने कहा कि हम करप्शन के अगेंस्ट जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ शास्त्री जी से, आपके कितने सारे एमएलएज हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं? अभी एफआईआर दर्ज हुई है आपके एक खान साहब पे, अमंत उल्लाह खान साहब पर एक एफआईआर हुई खान के ऊपर। जी उन पे एफआईआर ऐसा है। तो सर देखिए मैं बता दूं, शास्त्री जी मैं आ रहा हूँ, एफआईआर दर्ज हुई थी, ऐसी बड़ी लिस्ट है आपके। शास्त्री साहब मैं आ रहा हूँ सर आपके पास आऊंगा, एक बार अपनी बात गलत है, बिल्कुल निश्चित तौर पे गलत है। चीज अगर कहीं पर भी होती है, किसी भी स्टेट में होती है, किसी भी पार्टी के द्वारा होती है, लेकिन बात यह है कि आप जो बात क्लेम कर रहे हैं वो भी वहां की जनता देख रही है। जो एफआईआर दर्ज होती है वो लोगों के सामने होती है, तो इसीलिए ये चीजें होना ठीक नहीं है। और जिस तरह से राजस्थान के अंदर हम लोग देख रहे हैं प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिलती, और एक बड़ी बात मैं तो कहना चाहूंगी, आजकल जिस तरह से ये करप्शन इन कैरेक्टर जो वाली बात आ रही है सर, ये तो सच में ऐसा है कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है सर। आप देखिए किस तरह की चीजें आज हमारे पिछले 2-3-5 दिन पहले हम लोगों ने वीडियोस जो वायरल देखे, उसके बाद अभी देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिल रही, उनको निलंबित किया गया है। सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट वाली बात है, उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, जिसके तार जो है ऊपर तक जुड़ रहे हैं। तो सर इस तरह की बात जब सोसाइटी के अंदर आती है, और आप देखिए कैलाश बोरा जैसे केस, सीकर का जो केस था जहां पे कोई जादौन एसएचओ थे जिन्होंने ऐसा काम किया, इस तरह के केसेस जो है सोसाइटी को निश्चित तौर पे डाउनफॉल पे लेकर आ रही है। जी ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। अभी आपने सुना राखी जी को भी, और लेकिन मेरा सवाल है राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ करके, और निश्चित रूप से आपने अपने टाइम पे भी काफी हल्ला बोला भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्या लगता है आपको, तह में गई आप कि हाँ किस सिस्टम की या कहाँ हमारी लचर व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है? कहाँ ऐसा लेकुना जो इस समय दुरुस्त नहीं कर पा रहे? देखिए योगेंद्र जी, अभी मैंने आप पार्टी के प्रतिनिधि को भी सुना और बीजेपी की प्रतिनिधि को भी सुना, और उन्होंने बिल्कुल ऐसे पेश किया अपने आप को कि भाई हम तो बिल्कुल साफ सुथरे दाग धुले हुए हैं, हमारे अंदर तो कोई करप्शन है ही नहीं। मैं याद दिलाना चाहूंगी राखी राठौड़ जी को, सौम्या गुर्जर जी, राजा राम जी का प्रकरण हमें कोई छुपावा नहीं है, निम्बा राम जी का प्रकरण हम सब जानते हैं। मैं इस आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि बात केवल ये है
कि करप्शन जो है वो हम ये कह दें कि इस पार्टी की सरकार में था, इस पार्टी की सरकार में नहीं था, इस पार्टी की सरकार में बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत बहुत कुछ निर्भर करता है ये हमारी सोसाइटी की सोच पर भी और खास तौर से जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी। मैं कोई जनप्रतिनिधि भूमिकाओं से कोई दरकिनार नहीं करना चाहती हूँ कि वो नहीं चाहे तो विल पावर, और इसलिए नहीं करना चाहती हूँ कि मैंने इस चीज को मैंने फेस किया है, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। नगर निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट जो 24/7 का काम करता है, जो 365 डेज काम करता है, जनता के साथ उसका रोज का काम पड़ता है। और उस डिपार्टमेंट को मुझसे पहले भी बीजेपी के बोर्ड्स रहे थे 15 सालों तक, और वो डिपार्टमेंट बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे करप्शन बिल्कुल छाया रहता है, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ काम करना कभी किसी ने चाहा नहीं। और लेकिन जब कहीं ना कहीं अगेंस्ट जब कार्रवाइयां की जाती हैं, तो चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, चाहे वो आरएएस अधिकारी हो, चाहे वो क्लर्क हो, अगर किसी ने भी गलत किया है, अगर सब मिलकर के आवाज उठाते हैं, तो निश्चित रूप से और खास तौर से मैंने तो महसूस किया कि वो उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। और जब तक मैं बहुत सिंपल सा, बहुत सीधा सा एग्जाम्पल इसलिए भी देना चाहती हूँ कि जो मेरे टाइम पर जो लालचंद असवाल जी आईएएस अगर गए थे जेल में, तो उसके पहले याद करिए कि क्या कोई आईएएस अधिकारी जेल में गए थे, आपको याद नहीं आएगा उसके पहले। लेकिन जब शुरुआत होती है, एक आईएएस जब जेल में जाता है, उसके बाद जब शुरुआत होती है कि नहीं कोई भी करप्शन करेगा जेल में जाएगा, तो ये सर उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी, असवाल साहब थे, जब उनकी इच्छा शक्ति थी इसलिए गए। मैम आई वांट टू रिवाइज दैट। आपको ध्यान नहीं है कि उनको बचाया गया था, जेसवानी जी को जब उनके घर के बाहर पकड़ा गया था, तब लालचंद असवाल जी को बचाने का काम भी बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था। मैम सरकार जो है और इन्हीं का बोर्ड किस तरीके से राखी जी आऊंगा, राखी जी आपके पास आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अपने लिए बताने के लिए कुछ है नहीं मैम, इसलिए बीजेपी की बात कर रहे हैं मैम। तो ये सवाल उठाना कि इसका मतलब यहाँ पे करप्शन बहुत है, ये बहुत गलत सोच है। अगर राजस्थान में आज रोज अगर करप्शन पे कार्रवाई हो रही है, तो हमको एसीबी का साधुवाद देना चाहिए कि वो लगातार कार्रवाइयां कर रही है, लगातार लोगों को ट्रैप कर रही है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे करप्शन करने वाले लोगों में भय आ सकता है कि हम पकड़े जा सकते हैं। अगर वो भय ही नहीं होगा तो कैसे काम होगा? तो एसीबी अगर आज लगातार ये काम कर रही है, उसे ये छूट है, उसे ये दिया गया है कि हाँ आप लगातार कार्रवाइयां करिए, इसका मतलब ये है कि राजस्थान में करप्शन को टॉलरेट नहीं किया जा रहा है, लगातार कार्रवाइयां की। वापस आ रहा हूँ योगेंद्र जी, मैं राखी जी ने एक सवाल किया था, तो उसका जवाब देना वापस आऊंगा। एक बार मैं योगेंद्र जोशी साहब के पास जाना चाहूंगा, मैं आऊंगा आपके पास में। जोशी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। हर पार्टी ने अपने अपने तरीके से दावे किए हैं, क्या मानना आपका? राखी जी ने भी कहा, अभी शास्त्री साहब ने कहा, ज्योति जी ने भी कहा, ये राजनीतिक मुद्दा, बनावटी मुद्दा कहूं कि वास्तव में राजनीतिक दल को ये दावा कर सकता है कि हाँ हम बिल्कुल पाक साफ हैं? क्या लगता है आपको? नहीं योगेंद्र जी, ये बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां ये दावा नहीं कर सकती हैं। अगर करती हैं तो ये समझो आप अपने आप को झूठा प्रतीत करती। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। ये आप देखिए, ये नजदीक से अगर दिखने में आता है तो मुख्यमंत्री जी पुलिस की एक मीटिंग ले रहे हैं 2019 में और कह रहे हैं कि अफसर जूनियर से पैसे खाते हैं और जूनियर नीचे से पैसे खाता है। तो ये बताओ कि अफसर कैसे खाता है? इसका मतलब ऊपर बैठने वाले भी खा रहे हैं। जितनी भी किसी भी पार्टी के समय में कार्रवाइयां हुई हैं, आप देखिए परिवहन विभाग में सचिव तक पकड़े गए, लेकिन ऊपर वो 1.5 करोड़ कहां जा रहे थे ये आज तक किसी को पता नहीं है। आज 5 लाख रुपए कल पकड़े जा रहे थे, ये 5 लाख रुपए कहां जाते ये नहीं होता। हर स्टेट में जब स्टेट की एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो राजनीतिक पार्टी जिसका शासन होता है उसके अंडर में काम करती है और उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार काम करती है। आप देखिए कि आईपीएस आईएएस हैं जिनको पकड़ा गया, रेड हैंडेड पकड़ा गया, लाखों रुपए की बंदी लेते पकड़े गए, लेकिन उनकी अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। इनको राजनीतिक पार्टी वालों को पता है कि अगर हम 3 महीने नहीं देंगे तो उसकी जमानत हो जाएगी। इसी प्रकार से गरीब गरबा सीआई इंस्पेक्टर, ये छोटे पटवारी गिरदावर, ये आप देखेंगे कि अभी जेलों में कई सारे घुसे पड़े होंगे, लेकिन बड़ा एक भी नहीं है जेल में, सारे बाहर हैं। और अब तो ये हो गया योगेंद्र जी कि भ्रष्टाचारी की यूनियन बन गई भ्रष्टाचारियों की, कि अगर पकड़ में आते हैं तो वकील कौन होगा, कौन से न्यायपालिका में अपील लगेगी, कहां जमानत होगी, कितने दिन बाद लेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो में कौन सा अधिकारी है जिससे अप्रोच लगाई जा सकती है, कौन सा राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा है जो हमें बचा सकता है। और अब इसी वजह से
कि राजनीतिक पार्टियां जब तक स्वच्छ खुद नहीं होंगी इस प्रशासन को स्वच्छ नहीं कर सकती। और आपको पता है राजनीतिक पार्टियों के लिए पैसा आवश्यक है, बिना पैसे के ये अपने जीत नहीं सकते, ये इनको अच्छी तरह से पता है। तो ये क्या करती हैं राजनीतिक पार्टियां, ये अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए ये कार्रवाई कर लेती हैं। अब 500 से ऊपर की कार्रवाई राजस्थान में हो गई। राजनीतिक पार्टियों को दोषी ठहराया जा सकता है। अरे क्या साहब, अफसरों को जिनको इतनी मोटी तनख्वाह मिलती है और वो करप्शन करते हैं, क्या वो वर्ग दोषी नहीं है? मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक पार्टियों की कर रहा हूँ। ऐसा बताओ, लोग अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के अपने घर वालों की सेवा में आ जाते हैं, वहां क्या लड्डू मिलते हैं क्या जो वहां आ जाते हैं नौकरियां छोड़ के? हैं, आज मैं नहीं छोड़ सकता 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी, लोगों के घर वाले नौकरी छोड़ के आ जाते हैं वहां। ये क्या तरीका है? कोई वहाँ लड्डू थोड़ी मिल रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, पार्टियों मैं ये जानना चाह रहा हूँ पार्टियों का, जोशी साहब, मैं ये जानना चाह रहा किसी विशेष के लिए नहीं कह रहा, हूँ, राजनीतिक पार्टियों का कह रहा हूँ। राजनीतिक पार्टियां अपने आप को जब तक स्वच्छ नहीं करेंगी, जब तक इस भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगेगी, ये आपको बता दूं। सर, मैं ये आपने राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा किया है। योगेंद्र जोशी साहब, आपने राजनीतिक दलों को ही कटघरे में खड़ा किया है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि भ्रष्टाचार की जड़ राजनीतिक दल हैं? ये बिल्कुल इसके अलावा नहीं है। अरे योगेंद्र जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं डिप्टी इंस्पेक्टर रहा। अगर मेरी सुनो आप, मेरी बिना अनुमति के सिपाही रिश्वत नहीं ले सकता, मेरी बिना अनुमति के सब इंस्पेक्टर एएसआई रिश्वत नहीं ले सकता, डीवाईएसपी इंस्पेक्टर रिश्वत नहीं ले सकता। और लेगा तो मुझे जानकारी होगी। कहना चाहूंगा, देखिए जोशी साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए ये बात सही है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं तो होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे केसेज में ऐसा जरूरी नहीं है कि उस विभाग का मुखिया, उस विभाग का मंत्री या उस प्रदेश का मुख्यमंत्री उन सब चीजों में इन्वॉल्व रहा हो। नीचे के भ्रष्टाचार की जड़ के लिए बेशक राजनीतिक बयानबाजी या मीडिया में सवाल उठाने के लिए सहज बहुत है, लेकिन आप डेप्थ में जाइए। एक पटवारी पकड़ा गया और फिर हम कह देते हैं कि प्रदेश में वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं योगेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमति नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अगर एसपी ईमानदार लगा हुआ है तो एसएचओ पैसे नहीं खा सकता, एडिशनल एसपी पैसे नहीं खा सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन 19-20 एक आध दो केस हो सकते हैं। योगेंद्र जी, 500 हजार जोशी जी वापस आऊंगा, जोशी जी वापस आ रहा हूँ, योगेंद्र जी, जी शास्त्री जी, योगेंद्र जी, ज्योति जी प्लीज जी। मैं जोशी जी जो बात कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं कि पॉलिटिकल पार्टी शीर्ष से अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो सिस्टम अपने आप क्लीन होते चला जाता है। ये बिल्कुल 100% मैं इससे सहमत हूं और ये आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। दूसरी बात, मैं जोशी जी की इस बात से आपकी बात पर भी आऊंगा। मुझे मालूम है मुझ पे आएंगे। जोशी जी को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब ये कहते हैं कि सारी पार्टियां, तो उसमें देखिए सुधार तभी होगा जब हम सही को सही और गलत को गलत बोलेंगे। तो अगर हम सही को भी गलत के साथ धक्के में चला देंगे तो कभी भी आप सही जगह पहुंच नहीं सकते हैं। हमको ये देखना पड़ेगा कि हाँ, आप देख लीजिए ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट दिल्ली की, आप कम से कम ये कहने की साहस करिए कि हाँ, एक पार्टी कोशिश कर रही है इस दिशा में ईमानदारी से और उसने परिणाम दिए हैं। मैं राखी जी के बात का जवाब देना चाह रहा हूं। इन्होंने जो एमएलएज के खिलाफ केसेस, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी अब ये क्या कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी भी हमारी तरह करप्ट है, इसके लिए झूठे केस करो। 33 केस किए गए और 23 केस में क्लीन कर दिया कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई और सारे केसेस भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से किए गए और लताड़ लगाई कि आप लोगों के पास, और दिल्ली पुलिस को कहा गया कि आप लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या, आप लोग झूठे मुकदमे करते फिरते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो टेंडेंसी है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी खतरनाक है
कि आप दूसरी पार्टी को भी अपने जैसा भ्रष्ट साबित करने की कोशिश करें और झूठे केस करें। रही बात, एक पॉइंट मैं और कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान पे राखी जी भाषण नहीं दे रहा, राखी जी मैं राजस्थान पे भी कमेंट करना चाह रहा हूँ। ज्योति जी बैठी हुई है। देखिए, अशोक गहलोत को राजस्थान का या मारवाड़ का गांधी बोला जाता था कोई जमाने में, और इनकी छवि थोड़ी सी कंपैरेटिवली हमारे जो सिस्टम में जो पॉलिटिशियंस है उनसे थोड़ी सी ठीक लग रही थी। लेकिन अब इस बार जब आए हैं तो इन्होंने जिस तरह की लूट खसोट की छूट दे रखी है वो भगवान मालिक है। ये शायद वसुंधरा राजे में जो कुछ चल रहा था उससे भी पूरी स्थिति चल रही है आज के दिन राजस्थान में करप्शन का। आप अभी रिसेंटली जो कुछ भी हुआ है आप सारे अखबारों में आ रहा है। समय कम पे और लोग नहीं बोल पाएंगे, मुझे 3 लोगों को लेना है अभी। राखी जी मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे, आपने बहुत अच्छी एक बात कही, लेकिन एक पार्टी इस तरह से ऊपर उठ करके कहती है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहता। आपने एक सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप लोगों के वक्त की बात बताना चाहता हूं, अशोक सिंघवी साहब को आप लोगों को मालूम है, आपकी पार्टी स्तर पे भी इसकी बहुत चर्चा हुई कि बहुत ही ये शर्मनाक वो घटना रही। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं वैसे ज्योति जी कह रहे हैं कि उस समय आप लोग भी ये कहते थे कि छूट थी, एसीबी को इस वजह से पकड़ लिया, यही बात ये कह रहे हैं। आपको मालूम है वापस से ज्वाइनिंग कराने की तैयारी हो गई थी सरकार की ओर से, किनको? अशोक सिंघवी साहब को। मीडिया रिपोर्ट्स में अगर हाईलाइट नहीं होता तो शायद उनको वापस ज्वाइन करा चुके होते आप लोग भी। और जिनका आप सेकंड अधिकारी जी का जो जिक्र कर रहे हैं, आप ही के वक्त वापस ज्वाइन कर चुके थे ये। मैं सिर्फ ये इस वजह से कह रहा हूं कि ये दलदल में कोई पीछे नहीं है। आपके भी वही हाल है, इनके भी। अभी जो स्वीकृति में कार्यकर्ताओं को तकलीफ हो सकती है, लेकिन ऊपर जो बैठे हैं वो सिस्टम को कैसे दुरुस्त करना चाहेंगे ये समझ से बाहर है। मैं आपकी बात से सुनिए, अगर रंगे हाथ कोई पकड़ा जाता है तो मैं तो कहता हूं कि उसको सस्पेंड करिए, जिसके पास पैसा मिला है। और जो फिर उसके बाद में क्या सबूत चाहिए? योगेंद्र जी एक छोटी सी नहीं शास्त्री साहब आऊंगा, एक ऐसा नेक्सस बन गया है, एक ऐसा नेक्सस बन गया है कि ऊपर से नीचे तक आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसको। पॉलिटिकल पार्टीज, नरेंद्र मोदी जी एक बात कहकर के गए, पार्लियामेंट में कहा था उन्होंने कि राजनीतिक दल लड़ते हैं, सरकार आती है जाती है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो अपने अंदाज से चल रहा है। लेकिन अभी कुछ उसका इलाज आप लोग भी नहीं कर पाए हो अभी तक। देखिए, आपने योगेंद्र जी कंपैरिजन किया, निश्चित तौर पे कंपैरिजन होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए पिछली सरकार और इस सरकार का कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस जो है एसीबी के अभी हैं। अभी पिछले साल के अंदर 381 केसेस जो हैं जो कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का इंतजार कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। इनके 43 ऐसे विभाग हैं जहां से कि सैंक्शन अभी तक मिली नहीं है। अभी भी शास्त्री जी मुझे कह रहे थे, मैं पूछना चाहती हूँ शास्त्री जी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो सर्वे हुई उसमें 70 जो आपके एमएलए आपने लड़ाए उसमें से 42 ऐसे जीत कर आए जिनके ऊपर करप्शन या क्रिमिनल चार्जेस थे। 26 लोग ऐसे जीते जिनके सामने एक क्लीन फेस्ड आदमी जिसका बैकग्राउंड क्लीन था वो उसको हरा करके आए। 13 ऐसे जने थे जिनके ऊपर महिलाओं के प्रति अपराधों का केस था। झूठे केस महिलाओं के लिए केस 26 लोग जिनके झूठे केस थे वो बरी हो चुके। आप जरा देखिए शास्त्री जी, 26 ये रिपोर्ट आपको भी मालूम होगी और योगेंद्र जी आप भी इसको मुझे पता करेंगे कि मैं तो कहता हूं जिस पे आरोप लगाए। देखिए राखी जी एक सेकंड में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। राखी जी एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूं। राखी जी एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूं। चीज थी वो ऊपर की चीज थी प्रैक्टिकली। राखी जी एक डिस्टर्ब कर रहा हूं। राखी जी मैं एक मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको। मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। मैं देखिए ये कोई पार्टी का इश्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है कि देखिए राजनीतिक दलों ने कहा था कि साहब हम लोग जनता के लिए आंदोलन करते हैं, और बात सही है। आपने आपके वार्ड के लिए आंदोलन किया, रास्ता रोक दिया, मुकदमा दर्ज हो गया अगर आपकी पार्टी की सरकार ने, बहुत सारे केसेस होते हैं। लेकिन इसका या तो ट्रायल सिस्टम आप दुरुस्त करिए ताकि ट्रायल में जाए आदमी वर्षों तक उस केस को क्यों लड़ रहा है अगर जनहित के मुद्दे हैं तो। और अगर किसी के ऊपर आप एक टाइम तो सेट करना पड़ेगा। अदालत कई बार ये बात कह चुका है। देखिए ये इच्छा शक्ति राजनीतिक दलों को तय करनी होगी कि अगर कोई भ्रष्टाचार में डूबा है कि कैरेक्टर वाइज लूज है तो उनको टिकट ना दे। ये तो देखो आप लोगों के लोकतंत्र में कहीं लिखा नहीं है, ये कहा जा सकता है। ये तय राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा, एक पार्टी की बात नहीं है, तो सभी को आप लोगों को तय करना है। दूसरा सिस्टम सरकारों को बैठाना है कि न्यायपालिका को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग दे ताकि जो पेंडेंसी है एटलीस्ट जो चुनाव लड़ चुके हैं उन लोगों की तो आप लोग दुरुस्त करें। कंटिन्यू करिए आप। जी, एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बात की। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपन लोगों का है उसके अंदर बहुत डिले है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास में।
बहुत बड़ा एक कारण है कि मैं आगे 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 जा सकती हूँ, जिससे कि ये डिले होता है। लेकिन जो मैंने आपको डेटास दिए हैं, ये नहीं, मतलब कोई भी करप्शन जो है किसी भी तरह का कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि हमारा किया हुआ अच्छा, उनका करा हुआ खराब, ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक रिलेटिवली फैक्टर होता है कि किस गवर्नमेंट की गवर्नेंस के बीच में इस तरह के केसेस कम हुए, किसने ज्यादा इच्छा शक्ति दिखाई। क्योंकि ये रिफॉर्म जो है सोसाइटी की तरफ से भी एक रोल प्ले होता है कि हम लोग क्या है, ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है, ज्यादा एक कहें कि बहुत नफरत की तरीके से नहीं देखते इस तरह के क्राइम्स के, जब हम लोग करप्शन के चार्जेस होते हैं। तो इसीलिए एक रिफॉर्म्स की जरूरत लोगों में भी है निश्चित तौर पर। इच्छा शक्ति तो गवर्नमेंट की चाहिए ही चाहिए, जिसकी वजह से ये काम हो। लेकिन मैं फिर देखिए उसी बात पे कहूंगी, जिस तरह से करेक्टर का इनफॉल हुआ है इस बार लगातार आप देखते हैं कि किस तरह से अपने ऑफिस में महिलाओं को बुलाकर उनका इस तरह के काम, योगेंद्र जी, राजस्थान की राजनीति में, इनके इतिहास में पहले नहीं हमने सुनते थे जितने अब की बार सुनने को मिले। तो इस पे तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना ही चाहिए, अदरवाइज कहाँ जाएंगे लोग। आप देखिए ना, चलिए होना क्या चाहिए राखी जी, आप सुझाव भी दे दीजिए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बता दीजिए क्या होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जिस तरह से भ्रष्टाचारी जो है उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन फटाफट से मिलनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इनोसेंट जो है वो पकड़ा जाता है। इसलिए इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि हम लोग ऊपर वाला जो विभाग है वहां से इसका एक सैंक्शन मांगते हैं, तो वो सैंक्शन फटाफट से डिसाइड होकर के आना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। कई बार एसीबी की, मैं बीएल सोनी साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि बहुत जगह पे चार्जशीट पेश कर दी गई लेकिन प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिला, और जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई। और आप रिकॉर्ड देखिए ना, एसीबी ने लगातार कितने सारे, मैं तो एक्चुअली ज्योति जी ने ठीक कहा कि एसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली भ्रष्टाचार कहाँ रुक रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे। योगेंद्र जी मैं एक लाइन बोलना चाह रहा था। समय एक बार ज्योति जी के पास जाना चाहूंगा मैं, ज्योति जी के पास जी ज्योति जी, समय कम है, आप बोलिए। सबसे पहली बात तो जो शास्त्री जी ने जो बात कही कि अशोक गहलोत जी जो है उनकी एक अपनी अलग छवि है और वो गांधी कहे जाते हैं, और उन्होंने एक बात और कही कि इस बार ज्यादा उन्होंने लूट खसोट की उन्होंने छूट दी। मैं कहना चाहूंगी कि इस बार लूट खसोट की छूट नहीं दी है उन्होंने, बल्कि आप देखेंगे तो एसीबी ज्यादा एक्शन कर रही है, ज्यादा लोगों को पकड़ा जा रहा है, ज्यादा लोग, अगर वो किसी भी लेवल के हो। सबसे बड़ी बात है ये नहीं देखा जा रहा कि छोटा है कि बड़ा है। लेकिन मैं एक और बात यहाँ पे कह रहा हूँ जो बार बार कही जा रही है कि राजनीतिक दल, मैं सीधे तौर पे आरोप लगाना चाहती हूँ उन अफसरों पर, उन लोगों पर। राजनीतिक दल की अपनी भूमिका है, उसकी जिम्मेदारी से कोई मना नहीं कर रहा है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका और उसे निभानी चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्शन स्वीकृति देने का मामला हो, चाहे एसीबी जैसी संस्थाओं को खुले हाथ से काम करने देने का मामला हो, उसमें कहीं रोक टोक का मामला नहीं हो, ये सब होना चाहिए। लेकिन आप एक बात देखिए योगेंद्र जी, एक जेईएन भर्ती होता है तुरंत, और भर्ती होते ही आपने खुद ने भी, हमने पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में, न केवल दिनों में सालों में, भर्ती हुआ और महीने भर बाद वो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया या रिश्वत लेता हुआ वो पाया गया। तो ऐसी स्थिति में घर पहुंच जाते हैं 2 महीने की पोस्टिंग के बाद, एक चलो मैं आप आओगे करके मैं घर ही आ जाता हूँ। मैं दो बात कहना चाह रहा हूँ, छोटी छोटी। नहीं सर समय बहुत कम है, समय कम है। उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मेरी गुजारिश ये है कि ये एक पॉलिटिकल मामला नहीं है ज्योति जी, मेरा कहना ये है कि एक पॉलिटिकल मामला नहीं है। हम सब लोग, हमारे कोई परिचित निश्चित रूप से करप्शन से दो हाथे, कोविड का सेकंड वेव जो थी ना, जो हम चर्चा करते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने अपने परिचित को नहीं खोया हो, ऐसा हम में से कोई दावा नहीं कर सकता है कि हाँ मेरे परिचित ने पैसे दे बिना कोई काम करवाया होगा। आप लोग नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके परिचित ने दिए होंगे। ये एक सामाजिक बुराई बन चुकी है, और निश्चित रूप से आज हमें लगता है कि चले यार तुम छुड़ाने के लिए पैसे देके काम करा लीजिए, ये काम नहीं है। आने वाली पीढ़ी हमारी टालने के कल्चर को माफ नहीं कर पाएगी। ये चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, इसे राजनीतिक मुद्दा ना बना करके वास्तव में इसे एक सामाजिक बुराई के रूप में देखना चाहिए हमें, और इसे दुरुस्त करना चाहिए हमें। देखिए कहीं तो बड़प्पन, योगेंद्र जी ये नहीं देख कुर्बानी को याद करना होगा कि कई लोगों ने कैसे कैसे भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी होगी। तो आज हम ये नहीं कर सकते इस सिस्टम को दुरुस्त कर सकते हैं, आजादी को बचा के नहीं रख पा रहे हैं हम, एक बार फिर गुलामी की दशा में जा रहे हैं। उन करप्ट चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे आमजन के वो दलाल हो, जो इस तरह के दलदल में इस सिस्टम को धकेलते जा रहे हैं। मुझे लगता है बड़ी चुनौती है। सर मैं क्षमा चाहूंगा शास्त्री साहब, 30 सेकंड एक सेंटेंस बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 70-80 साल में
कांग्रेस ने करप्शन का जो सिस्टम डेवलप किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अब नए आयाम जोड़े। अब कांग्रेस को भी भ्रष्टाचार सिखा रही है बीजेपी, कांग्रेस को भी भ्रष्टाचार सिखा रही है। बनाना चाहता मैं, देखिए पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहता, मैं इसको एक सामाजिक बुराई के रूप में देखता हूँ और वैसे ही होनी चाहिए। सिस्टम का हिस्सा बना दिया बीजेपी ने। जोशी साहब समय कम है, मैं 30 सेकंड में आपकी बात सुनना चाहता हूँ। योगेंद्र जी, अभियोजन स्वीकृति का क्या लेना देना है? ये राजनीतिक पार्टियां इस सगुबे को लेके क्यों बैठी हैं? और जो केसेस होते हैं उनमें अभियोजन स्वीकृति क्या सरकार देती है क्या? 302, 307 बड़े बड़े केसेस हैं, इसमें ही क्यों लेके बैठी हुई है? डीजी एडीजी लेवल का आदमी इसके अंदर चालान पेश करता है, लेकिन एक सेक्रेटेरिएट का बाबू फाइल को लेके बैठा रहता है और एक राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा जो कानून नहीं जानता वो इस पे स्वीकृति देता है। ये कोई तरीका है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभियोजन स्वीकृति की बीमारी को बंद कर दिया जाए। जो वो फेस करेगा, अपने अदालत में फेस करेगा, एक बार पकड़ में आता है तो चालान पेश होना चाहिए। ये अभियोजन स्वीकृति तुरंत बंद कर देनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार इन राजनीतिक पार्टियों को कहूंगा। जय हिंद। चलिए, जय हिंद। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से पार्टी लाइन पे अपनी बात कही जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राजनीतिक मुद्दा भी है, लेकिन राजनीतिक मुद्दे से बड़ा ये सामाजिक बुराई का मुद्दा है। और मेरा मानना है कि आप लोगों को पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके इसके खिलाफ हम कैसे जंग छेड़ सकते हैं, कैसे इसको कुचल सकते हैं, ये प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ये दलदल इस तरह का बन गया है कि इसमें कब कौन फंस जाए कोई पता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसी बेल जिसकी चिंता हर राजनीतिक दल और हर सरकार करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये बेल खत्म नहीं हो पाती। हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की बेल की। देश की कोई सरकार हो, कोई राज्य हो, बेशक राजनीतिक बयानबाजी होती है, लेकिन सच्चाई है कि आज भी आम आदमी और मैं कहूंगा कि खुद हुक्मरान भी भ्रष्टाचार की बेल के इसके दंश से पीड़ित हैं। आजादी मिली देश को, लेकिन अभी भी बड़ी आजादी भ्रष्टाचार से कब मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। सरकारी नुमाइंदे काम के साथ दक्षिणा की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये तो पार्ट ऑफ सिस्टम है। क्यों बन गया पार्ट ऑफ सिस्टम? आए दिन नए से नए, जिस राज्य में देखो वहीं पे कुछ इस तरह की स्थितियां बनती है। आखिर क्यों? जवाबदेही बनती है सरकारों की। आरटीआई हमारे यहाँ पे लागू हो चुका है। सरकारें यह भी कहती हैं कि लोक सेवक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नियमित रूप से देंगे। कई लोग नहीं दे पाते हैं, कुछ लोग दे देते हैं। उसके बाद जब पता लगता है कि ये तो बड़े साहब हैं। चले हम चर्चा शुरू करेंगे और कुछ मुद्दे हैं जिनको हम छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, भाजपा नेता राखी राठौर जी हमारे साथ हैं, ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं और देवेंद्र शास्त्री साहब आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। शास्त्री साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप लोगों ने जब दिल्ली में सरकार बनी थी और जब एक देश में आंदोलन खड़ा किया, उसके बाद एक पार्टी बनाई आप लोगों ने। करप्शन एक बड़ा इश्यू था आप लोगों के टाइम पे। अभी क्या हम दावा कर सकते हैं कि दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार या जहां भी जिस भूमिका में आम आदमी पार्टी है वो भ्रष्टाचार मुक्त है? सर अनम्यूट करिए। शास्त्री साहब म्यूट, आपके यहाँ से म्यूट है सर। जी योगेंद्र जी, देखिए इसमें आम आदमी पार्टी को अपनी तरफ से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिस इशू को लेकर के आम आदमी पार्टी बनी थी, जिस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली थी, उस आंदोलन का जो मकसद था उसको पूरा करने के लिहाज से जो कुछ हो सकता था, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाने के बाद में वो करके दिखाया है। और ये साबित किया है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या करप्शन ही है, भ्रष्टाचार ही है। अगर ईमानदारी से पॉलिटिकल पार्टीज काम करना शुरू कर दे तो इस देश के सामने न पैसे की समस्या है और ना कोई और दूसरी किसी किस्म की समस्या है। हर व्यक्ति को खाना मिल सकता है, हर व्यक्ति को इलाज मिल सकता है, हर व्यक्ति को एजुकेशन मिल सकती है, सारी फैसिलिटी मिल सकती है। और ये आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया है। आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान में
आम आदमी पार्टी के सत्ता में दिल्ली में आने के बाद दिल्ली एकमात्र स्टेट है जो अब सरप्लस स्टेट है बजट के लिहाज से, यानी कि पैसा उनके पास बचता है पूरा खर्च करने के बाद। और पूरे देश में सवाल यहाँ पे मैं एक सवाल जानना चाहूंगा सर, आपने कहा कि सरप्लस बजट है, अभी तक तो यही कहा जाता है कि अगर घाटे का बजट होता है तो सरकार विकास का काम के लिए, घाटा भी हो तो कोई बात नहीं, अक्सर यही सभी पार्टियां यही कहती हैं कि बजट अगर घाटे का है, अगर राजकोष से घाटा बढ़ रहा है तो विकास के लिए बढ़ रहा है, तो विकास का पैरामीटर तो यही आप कह रहे हैं। तो इसमें क्या केवल अगर बजट सरप्लस होता है तो ही करप्शन फ्री कहें उसे? नहीं, देखिए बिल्कुल, देखिए ये तो एक कहने की बात है कि कर्जा ले करके आप डेवलपमेंट के लिए कर्जा, ठीक है डेवलपमेंट के लिए कर्जा ले, लेकिन ईमानदारी से आप चलाएंगे सिस्टम तभी उस कर्ज को आप वापस दे पाएंगे। हमारे यहाँ तो बढ़ता जा रहा है उस कर्ज का क्या मतलब, जब आप सोचिए कि जीडीपी का 90% के आसपास कर्जे के नीचे हम लोग दब चुके हैं, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे ज्यादा उसके आसपास तो हमारे पास ऊपर कर्ज है, यानी कि हम अपने लिए क्या नहीं स्पेयर कर सकते हैं इसमें से, जब सब कुछ कर्ज में ही हमको चुकाना है। तो देखिए सरप्लस बजट का मतलब यह है कि सरकार डेवलपमेंट में भी पैसा खर्च कर रही है, वेलफेयर में भी पैसा खर्च कर रही है, और सबसे सस्ती सर्विसेज दे करके भी उनके पास सरप्लस में पैसा है जिसको कि वो खर्च नहीं कर पा रही है। ये है समस्या अब दिल्ली की। तो आप ये 100% समझ लीजिए सिस्टम में सुधार किया गया दिल्ली में। आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि आज के दिन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है दिल्ली के अंदर, उसके जो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उनके यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। आप जानते होंगे हमारे जयपुर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी झालाना डूंगरी में है, वहां पर 250 लोग 300 लोग एम्प्लॉई हैं और 3000 दलाल है। आप समझ सकते हैं कि करप्शन का हाइट क्या है, और ये पूरे देश में यही सिस्टम चल रहा है। वापस आता हूं सर आपके पास में, राखी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप लोगों को हर 5 साल में जनता की अदालत में जाना होता है और हिसाब भी मांगती है जनता, लेकिन एक पैरामीटर हो गया है कि जनता भी बहुत सारे लोगों को ऐसों को चुन करके भेज दिए जो आप लोगों के भी गले नहीं उतरते कि यही चेहरे देखने थे। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कि कोई किस पे क्या आरोप लग रहा है, किस पे क्या आरोप लग रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी है और जो सिस्टम है उसे फॉलो करना होता है। लेकिन बात यहाँ भ्रष्टाचार की है। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है राजनीतिक दलों के लिए, हर राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में भी होता है, लेकिन वो दुरुस्त नहीं हो पाता है। ये कोई दावा नहीं कर सकता। बेशक राजनीतिक लिहाज से आप लोग दावा कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आप लोग कभी तह में जाने की कोशिश करते हैं कि हाँ वास्तव में राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारा एक ऐसा सामाजिक बुराई है जिसे खत्म करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने योगेंद्र जी, एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो कि पूरे सिस्टम को खोखला करती है और लोगों का जो विश्वास सरकार पर होता है वो निश्चित तौर पे डाउनफॉल में जाता है अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है। जैसे राजस्थान में देखें, आजकल हम सीरीज देखते हैं, रोज आपके पास न्यूज आती है। पहले कभी विरले ही खबर आती थी कि एसीबी ने किसी को रेड हैंडेड ट्रैप किया है, लेकिन आजकल रोज आपके पास में वो ट्रैपिंग की खबरें आ रही हैं। सोचने की बात ये भी है, अभी योगेंद्र जोशी जी भी हमारे बीच में, कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एसीबी लगातार पकड़ रही है लेकिन लोगों में भय नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वही अधिकारी आकर के बहुत ही प्राइम पोजीशन पा जाता है, तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट की मंशा पे भी ये सवाल उठाता है कि जिसको रेड हैंडेड पकड़ लिया एसीबी ने, उसके बाद भी प्राइम पोजीशन वहां पर क्यों आ जाती है। मैं राजस्थान के बारे में कहना चाहूंगी कि एक सर्वे हुआ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा, जिसमें 78% जो लोग थे राजस्थान के, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने रिश्वत दी किसी भी काम को कराने में। लास्ट ईयर का ये एक सर्वे था जिसमें राजस्थान इंडिया में टॉप किया। 2017 राखी जी, 2017 आपको पुरानी वाली मालूम होगी, लेकिन लास्ट ईयर की डिटेल बता रही हूँ मैं आपको, चेक कर लीजिएगा। राखी जी जो बता रही है वो सारी सरकारों का हिसाब किताब है। शास्त्री जी लेट मी कंप्लीट, मैं आप पर भी आऊंगी सर। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। 2013 में जब दिल्ली में आप पार्टी आई, उन्होंने कहा कि हम करप्शन के अगेंस्ट जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ शास्त्री जी से, आपके कितने सारे एमएलएज हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं? अभी एफआईआर दर्ज हुई है आपके एक खान साहब पे, अमनतुल्लाह खान साहब पर एक एफआईआर खान के ऊपर। जी उन पे एफआईआर ऐसा है। सर देखिए मैं बता, शास्त्री जी मैं आ रहा हूँ, एफआईआर दर्ज हुई थी, ऐसी बड़ी लिस्ट है आपके। शास्त्री साहब मैं आ रहा हूँ सर आपके पास आऊंगा, एक बार अपनी बात गलत है, बिल्कुल निश्चित तौर पे गलत है। चीज अगर कहीं पर भी होती है, किसी भी स्टेट में होती है, किसी भी पार्टी के द्वारा होती है, लेकिन बात यह है कि आप जो बात क्लेम कर रहे हैं वो भी वहां की जनता देख रही है। जो एफआईआर दर्ज होती है वो लोगों के सामने होती है।
तो इसीलिए ये चीजें होना ठीक नहीं है। और जिस तरह से राजस्थान के अंदर हम लोग देख रहे हैं प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिलती, और एक बड़ी बात मैं तो कहना चाहूंगी, आजकल जिस तरह से ये करप्शन इन करेक्टर जो वाली बात आ रही है सर, ये तो सच में ऐसा है कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है सर। आप देखिए किस तरह की चीजें आज हमारे पिछले 2-3-5 दिन पहले हम लोगों ने वीडियोस जो वायरल देखे, उसके बाद अभी देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिल रही, उनको निलंबित किया गया है। सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट वाली बात है, उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, जिसके तार जो है ऊपर तक जुड़ रहे हैं। तो सर इस तरह की बात जब सोसाइटी के अंदर आती है, और आप देखिए कैलाश बोरा जैसे केस, सीकर का जो केस था जहां पे कोई जादौन एसएचओ थे जिन्होंने ऐसा काम किया, इस तरह के केसेस जो है सोसाइटी को निश्चित तौर पे डाउनफॉल पे लेकर आ रही है। जी ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। अभी आपने सुना राखी जी को भी, और लेकिन मेरा सवाल है राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ करके, और निश्चित रूप से आपने अपने टाइम पे भी काफी हल्ला बोला भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्या लगता है आपको, तह में गई आप कि हाँ किस सिस्टम की या कहाँ हमारी लचर व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है, कहाँ ऐसा लेकुना जो इस समय दुरुस्त नहीं कर पा रहे? देखिए योगेंद्र जी, अभी मैंने आप पार्टी के प्रतिनिधि को भी सुना और बीजेपी की प्रतिनिधि को भी सुना, और उन्होंने बिल्कुल ऐसे पेश किया अपने आप को कि भाई हम तो बिल्कुल साफ सुथरे दाग धुले हुए हैं, हमारे अंदर तो कोई करप्शन है ही नहीं। मैं याद दिलाना चाहूंगी राखी राठौड़ जी को, सौम्या गुर्जर जी, राजा राम जी का प्रकरण हमें कोई छुपावा नहीं है, निम्बा राम जी का प्रकरण हम सब जानते हैं। मैं इस आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि बात केवल ये है कि करप्शन जो है वो हम ये कह दें कि इस पार्टी की सरकार में था, इस पार्टी की सरकार में नहीं था, इस पार्टी की सरकार में बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत कुछ निर्भर करता है ये हमारी सोसाइटी की सोच पर भी, और खास तौर से जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी। मैं कोई जनप्रतिनिधि भूमिकाओं से कोई दरकिनार नहीं करना चाहती हूँ कि वो नहीं चाहे तो विल पावर, और इसलिए नहीं करना चाहती हूँ कि मैंने इस चीज को मैंने फेस किया है, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। नगर निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट जो 24/7 का काम करता है, जो 365 डेज काम करता है, जनता के साथ उसका रोज का काम पड़ता है। और उस डिपार्टमेंट को मुझसे पहले भी बीजेपी के बोर्ड्स रहे थे 15 सालों तक, और वो डिपार्टमेंट बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे करप्शन बिल्कुल छाया रहता है, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ काम करना कभी किसी ने चाहा नहीं। और लेकिन जब कहीं ना कहीं अगेंस्ट जब कार्रवाइयां की जाती हैं, तो चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे वो आईपीएस अधिकारी हो, चाहे वो आरएएस अधिकारी हो, चाहे वो क्लर्क हो, अगर किसी ने भी गलत किया है, अगर सब मिलकर के आवाज उठाते हैं, तो निश्चित रूप से और खास तौर से मैंने तो महसूस किया कि वो उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। और जब तक मैं बहुत सिंपल सा, बहुत सीधा सा एग्जाम्पल इसलिए भी देना चाहती हूँ कि जो मेरे टाइम पर जो लालचंद असवाल जी आईएएस अगर गए थे जेल में, तो उसके पहले याद करिए कि क्या कोई आईएएस अधिकारी जेल में गए थे, आपको याद नहीं आएगा उसके पहले। लेकिन जब शुरुआत होती है, एक आईएएस जब जेल में जाता है, उसके बाद जब शुरुआत होती है कि नहीं कोई भी करप्शन करेगा जेल में जाएगा, तो ये डर होना चाहिए। सर उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी, असवाल साहब थे, जब उनकी इच्छा शक्ति थी इसलिए गए। मैम आई वांट टू रिवाइज दैट। आपको ध्यान नहीं है कि उनको बचाया गया था, जेसवानी जी को जब उनके घर के बाहर पकड़ा गया था, तब लालचंद असवाल जी को बचाने का काम भी बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था। मैम सरकार जो है, और इन्हीं का बोर्ड किस तरीके से राखी जी आऊंगा, राखी जी आपके पास आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अपने लिए बताने के लिए कुछ है नहीं मैम, इसलिए बीजेपी की बात कर रहे हैं मैम। तो ये सवाल उठाना कि इसका मतलब यहाँ पे करप्शन बहुत है, ये बहुत गलत सोच है। अगर राजस्थान में आज रोज अगर करप्शन पे कार्रवाई हो रही है, तो हमको एसीबी का साधुवाद देना चाहिए कि वो लगातार कार्रवाइयां कर रही है, लगातार लोगों को ट्रैप कर रही है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे करप्शन करने वाले लोगों में भय आ सकता है कि हम पकड़े जा सकते हैं। अगर वो भय ही नहीं होगा तो कैसे काम होगा? तो एसीबी अगर आज लगातार ये काम कर रही है, उसे ये छूट है, उसे ये दिया गया है कि हाँ आप लगातार कार्रवाइयां करिए, इसका मतलब ये है कि राजस्थान में करप्शन को टॉलरेट नहीं किया जा रहा है, लगातार कार्रवाइयां की। वापस आ रहा हूँ। योगेंद्र जी, मैं राखी जी ने एक सवाल किया था, तो उसका जवाब देना वापस आऊंगा। एक बार मैं योगेंद्र जोशी साहब के पास जाना चाहूंगा, मैं आऊंगा आपके पास में। जोशी साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। हर पार्टी ने अपने अपने तरीके से दावे किए हैं, क्या मानना आपका? राखी जी ने भी कहा, अभी शास्त्री साहब ने कहा, ज्योति जी ने भी कहा, ये राजनीतिक मुद्दा, बनावटी मुद्दा कहूं कि वास्तव में राजनीतिक दल को ये दावा कर सकता है कि हाँ हम बिल्कुल पाक साफ हैं? क्या लगता है आपको? नहीं योगेंद्र जी, ये बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां ये दावा नहीं कर सकती हैं। अगर करती हैं तो ये समझो आप अपने आप को झूठा प्रतीत करती। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। ये आप देखिए, ये नजदीक से अगर दिखने में आता है तो मुख्यमंत्री जी पुलिस की एक मीटिंग ले रहे हैं,
2019 में और कह रहे हैं कि अफसर जूनियर से पैसे खाते हैं और जूनियर नीचे से पैसे खाता है। तो ये बताओ कि अफसर कैसे खाता है? इसका मतलब ऊपर बैठने वाले भी खा रहे हैं। जितनी भी किसी भी पार्टी के समय में कार्रवाइयां हुई हैं, आप देखिए परिवहन विभाग में सचिव तक पकड़े गए, लेकिन ऊपर वो 1.5 करोड़ कहां जा रहे थे ये आज तक किसी को पता नहीं है। आज 5 लाख रुपए कल पकड़े जा रहे थे, ये 5 लाख रुपए कहां जाते ये नहीं होता। हर स्टेट में जब स्टेट की एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो राजनीतिक पार्टी जिसका शासन होता है उसके अंडर में काम करती है और उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार काम करती है। आप देखिए कि आईपीएस आईएएस हैं जिनको पकड़ा गया, रेड हैंडेड पकड़ा गया, लाखों रुपए की बंदी लेते पकड़े गए, लेकिन उनकी अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। इनको राजनीतिक पार्टी वालों को पता है कि अगर हम 3 महीने नहीं देंगे तो उसकी जमानत हो जाएगी। इसी प्रकार से गरीब गरबा सीआई इंस्पेक्टर, ये छोटे पटवारी गिरदावर, ये आप देखेंगे कि अभी जेलों में कई सारे घुसे पड़े होंगे, लेकिन बड़ा एक भी नहीं है जेल में, सारे बाहर हैं। और अब तो ये हो गया योगेंद्र जी कि भ्रष्टाचारी की यूनियन बन गई भ्रष्टाचारियों की, कि अगर पकड़ में आते हैं तो वकील कौन होगा, कौन से न्यायपालिका में अपील लगेगी, कहां जमानत होगी, कितने दिन बाद लेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो में कौन सा अधिकारी है जिससे अप्रोच लगाई जा सकती है, कौन सा राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा है जो हमें बचा सकता है। और अब इसी वजह से कि राजनीतिक पार्टियां जब तक स्वच्छ खुद नहीं होंगी, इस प्रशासन को स्वच्छ नहीं कर सकती। और आपको पता है राजनीतिक पार्टियों के लिए पैसा आवश्यक है, बिना पैसे के ये अपने जीत नहीं सकते, ये इनको अच्छी तरह से पता है। तो ये क्या करती हैं राजनीतिक पार्टियां, ये अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए ये कार्रवाई कर लेती हैं। अब 500 से ऊपर की कार्रवाई राजस्थान में हो गई, राजनीतिक पार्टियों को दोषी ठहराया जा सकता है। अरे क्या साहब, अफसरों को जिनको इतनी मोटी तनख्वाह मिलती है और वो करप्शन करते हैं, क्या वो वर्ग दोषी नहीं है? मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक पार्टियों की कर रहा हूँ। ऐसा बताओ, लोग अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के अपने घर वालों की सेवा में आ जाते हैं, वहां क्या लड्डू मिलते हैं क्या जो वहां आ जाते हैं नौकरियां छोड़ के? हैं, आज मैं नहीं छोड़ सकता 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी, लोगों के घर वाले नौकरी छोड़ के आ जाते हैं वहां। ये क्या तरीका है? कोई वहाँ लड्डू थोड़ी मिल रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, पार्टियों, मैं ये जानना चाह रहा हूँ पार्टियों का, जोशी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, विशेष के लिए नहीं कह रहा, जोशी जी, राजनीतिक पार्टियों का कह रहा हूँ। राजनीतिक पार्टियां अपने आप को जब तक स्वच्छ नहीं करेंगी, जब तक इस भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगेगी, ये आपको बता दूं। सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपने राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा किया है। योगेंद्र जोशी साहब, आपने राजनीतिक दलों को ही कटघरे में खड़ा किया है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के जो राजनीतिक दल हैं ये बिल्कुल इसके अलावा नहीं है? अरे योगेंद्र जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं डिप्टी इंस्पेक्टर रहा। अगर मेरी सुनो आप, मेरी बिना अनुमति के सिपाही रिश्वत नहीं ले सकता, मेरी बिना अनुमति के सब इंस्पेक्टर एएसआई रिश्वत नहीं ले सकता, डीवाईएसपी इंस्पेक्टर रिश्वत नहीं ले सकता, और लेगा तो मुझे जानकारी होगी। कहना चाहूंगा, देखिए जोशी साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए ये बात सही है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं तो होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे केसेज में ऐसा जरूरी नहीं है कि उस विभाग का मुखिया, उस विभाग का मंत्री या उस प्रदेश का मुख्यमंत्री उन सब चीजों में इन्वॉल्व रहा हो। नीचे के भ्रष्टाचार की जड़ के लिए बेशक राजनीतिक बयानबाजी या मीडिया में सवाल उठाने के लिए सहज बहुत है, लेकिन आप डेप्थ में जाइए। एक पटवारी पकड़ा गया और फिर हम कह देते हैं कि प्रदेश में वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं योगेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमति नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अगर एसपी ईमानदार लगा हुआ है तो एसएचओ पैसे नहीं खा सकता, योगेंद्र जी पैसे नहीं खा सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन 19-20 एक आध दो केस हो सकते हैं। योगेंद्र जी, 500, 1000 जोशी जी वापस आऊंगा, जोशी जी वापस आ रहा हूँ, योगेंद्र जी, जी शास्त्री जी, योगेंद्र जी, ज्योति जी प्लीज जी। मैं जोशी जी जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि सही है, आपने आपके वार्ड के लिए आंदोलन किया, रास्ता रोक दिया, मुकदमा दर्ज हो गया अगर आपकी पार्टी की सरकार ने, बहुत सारे केसेज होते हैं, लेकिन इसका या तो ट्रायल सिस्टम आप दुरुस्त करिए ताकि ट्रायल में जाए आदमी, वर्षों तक उस केस को क्यों लड़ रहा है अगर जनहित के मुद्दे हैं तो।
और अगर किसी के ऊपर आप एक टाइम तो सेट करना पड़ेगा। अदालत कई बार ये बात कह चुका है, आपसे निवेदन यही करना चाहती हूँ के लिए देखिए ये इच्छा शक्ति राजनीतिक दलों को तय करनी होगी कि अगर कोई भ्रष्टाचार में डूबा है कि कैरेक्टर वाइज लूज है तो उनको टिकट ना दें। ये तो देखो आप लोगों के लोकतंत्र में कहीं लिखा नहीं है, ये कहा जा सकता है। ये तय राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा, एक पार्टी की बात नहीं है, तो सभी को आप लोगों को तय करना है। दूसरा सिस्टम सरकारों को बैठाना है कि न्यायपालिका को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग दे ताकि जो पेंडेंसी है एटलीस्ट जो चुनाव लड़ चुके हैं उन लोगों की तो आप लोग दुरुस्त करें, कंटिन्यू करिए आप। जी एक्चुअली आपने बिल्कुल सही बात की। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपने लोगों का है उसके अंदर बहुत डिले है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास में। बहुत बड़ा एक कारण है कि मैं आगे 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 जा सकती हूँ जिससे कि ये डिले होता है। लेकिन जो मैंने आपको डेटास दिए हैं ये नहीं, मतलब कोई भी करप्शन जो है किसी भी तरह का कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि हमारा किया हुआ अच्छा उनका करा हुआ खराब, ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक रिलेटिवली फैक्टर होता है कि किस गवर्नमेंट की गवर्नेंस के बीच में इस तरह के केसेस कम हुए, किसने ज्यादा इच्छा शक्ति दिखाई। क्योंकि ये रिफॉर्म जो है सोसाइटी की तरफ से भी एक रोल प्ले होता है कि हम लोग क्या है, ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है, ज्यादा एक कहें कि बहुत नफरत की तरीके से नहीं देखते इस तरह के क्राइम्स के जब हम लोग करप्शन के चार्जेस होते हैं। तो इसीलिए एक रिफॉर्म्स की जरूरत लोगों में भी है निश्चित तौर पर। इच्छा शक्ति तो गवर्नमेंट की चाहिए ही चाहिए जिसकी वजह से ये काम हो। लेकिन मैं फिर देखिए उसी बात पे कहूंगी, जिस तरह से करेक्टर का इनफॉल हुआ है इस बार लगातार आप देखते हैं कि किस तरह से अपने ऑफिस में महिलाओं को बुलाकर उनका इस तरह के काम योगेंद्र जी राजस्थान की राजनीति में, इनके इतिहास में पहले नहीं हमने सुनते थे जितने अब की बार सुनने को मिले। तो इस पे तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना ही चाहिए, अदरवाइज कहाँ जाएंगे लोग। आप देखिए ना, चलिए होना क्या चाहिए राखी जी, आप सुझाव भी दे दीजिए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बता दीजिए क्या होना चाहिए। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जिस तरह से भ्रष्टाचारी जो है उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन फटाफट से मिलनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इनोसेंट जो है वो पकड़ा जाता है। इसलिए इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि हम लोग ऊपर वाला जो विभाग है वहां से इसका एक सैंक्शन मांगते हैं, तो वो सैंक्शन फटाफट से डिसाइड होकर के आना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। कई बार एसीबी की, मैं बीएल सोनी साहब का एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि बहुत जगह पे चार्जशीट पेश कर दी गई लेकिन प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं मिला और जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई। और आप रिकॉर्ड देखिए ना, एसीबी ने लगातार कितने सारे, मैं तो एक्चुअली ज्योति जी ने ठीक कहा कि एसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली भ्रष्टाचार कहाँ रुक रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे। योगेंद्र जी मैं एक लाइन बोलना चाह रहा समय कम है, एक बार ज्योति जी के पास जाना चाहूंगा मैं, ज्योति जी के पास जी ज्योति जी समय कम है, आप बोलिए। सबसे पहली बात तो जो शास्त्री जी ने जो बात कही कि अशोक गहलोत जी जो है उनकी एक अपनी अलग छवि है और वो गांधी कहे जाते हैं, और उन्होंने एक बात और कही कि इस बार ज्यादा उन्होंने लूट खसोट की उन्होंने छूट दी। मैं कहना चाहूंगी कि इस बार लूट खसोट की छूट नहीं दी है उन्होंने, बल्कि आप देखेंगे तो एसीबी ज्यादा एक्शन कर रही है, ज्यादा लोगों को पकड़ा जा रहा है, ज्यादा लोग अगर वो किसी भी लेवल के हों। सबसे बड़ी बात है ये नहीं देखा जा रहा कि छोटा है कि बड़ा है। लेकिन मैं एक और बात यहाँ पे कह रही हूँ जो बार बार कही जा रही है कि राजनीतिक दल, मैं सीधे तौर पे आरोप लगाना चाहती हूँ उन अफसरों पर, उन लोगों पर। राजनीतिक दल की अपनी भूमिका है, उसकी जिम्मेदारी से कोई मना नहीं कर रहा है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, उसे निभानी चाहिए। चाहे वो अभ्युदय स्वीकृति देने का मामला हो, चाहे एसीबी जैसी संस्थाओं को खुले हाथ से काम करने देने का मामला हो, उसमें कहीं रोक टोक का मामला नहीं हो, ये सब होना चाहिए। लेकिन आप एक बात देखिए योगेंद्र जी, एक जेएन भर्ती होता है तुरंत, और भर्ती होते ही आपने खुद ने भी, हमने पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में, न केवल दिनों में सालों में, भर्ती हुआ और महीने भर बाद वो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया या रिश्वत लेता हुआ वो पाया गया। तो ऐसी स्थिति में घर पहुंच जाते हैं 2 महीने की पोस्टिंग के बाद, एक चलो मैं आप आओगे करके मैं घर ही आ जाता हूँ। मैं दो बात कहना चाह रहा हूँ, छोटी छोटी। नहीं सर समय बहुत कम है, समय कम है। उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मेरी गुजारिश ये है कि ये एक पॉलिटिकल मामला नहीं है ज्योति जी। मेरा कहना ये है कि एक पॉलिटिकल मामला नहीं है। हम सब लोग, हमारे कोई परिचित निश्चित रूप से करप्शन से दो हाथे, कोविड का सेकंड वेव जो थी ना, जो हम चर्चा करते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने अपने परिचित को नहीं खोया हो। ऐसा हम में से कोई दावा नहीं कर सकता है कि हाँ मेरे परिचित ने पैसे दे बिना कोई काम करवाया होगा। आप लोग नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके परिचित ने दिए होंगे। ये एक सामाजिक बुराई बन चुकी है और निश्चित रूप से आज हमें लगता है कि चले यार फिल्म छुड़ाने के लिए पैसे देके ही काम करा लीजिए। ये काम नहीं है। आने वाली पीढ़ी हमारी टालने के कल्चर को माफ नहीं कर पाएगी। ये चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, इसे राजनीतिक मुद्दा ना बना करके वास्तव में इसे एक सामाजिक बुराई के रूप में देखना चाहिए हमें, और इसे दुरुस्त करना चाहिए हमें। देखिए कहीं तो बड़प्पन, योगेंद्र जी ये नहीं देख कुर्बानी को याद करना होगा कि कई लोगों ने कैसे कैसे भगत सिंहों ने अपनी कुर्बानी दी होगी,
तो आज हम ये नहीं कर सकते, इस सिस्टम को दुरुस्त कर सकते हैं, आजादी को बचा के नहीं रख पा रहे हैं हम, एक बार फिर गुलामी की दशा में जा रहे हैं। उन करप्ट चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे आमजन के वो दलाल हो जो इस तरह के दलदल में इस सिस्टम को धकेलते जा रहे हैं। मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती है। सर मैं क्षमा चाहूंगा शास्त्री साहब, 30 केवल सेकंड एक सेंटेंस बोलना चाह रहा हूं, एक सेंटेंस बोलना चाह रहा हूं, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले 70-80 साल में कांग्रेस ने करप्शन का जो सिस्टम डेवलप किया उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अब नए आयाम जोड़े। अब कांग्रेस को भी भ्रष्टाचार सिखा रही है बीजेपी, कांग्रेस को भी भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनाना चाहता मैं, देखिए पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहता, मैं इसको एक सामाजिक बुराई के रूप में देखता हूँ और वैसे ही होनी चाहिए। सिस्टम का हिस्सा बना दिया बीजेपी ने। जोशी साहब समय कम है, मैं 30 सेकंड में आपकी बात सुनना चाहता हूँ। योगेंद्र जी, अभियोजन स्वीकृति का क्या लेना देना है? ये राजनीतिक पार्टियां इस सगुबे को लेके क्यों बैठी हैं? और जो केसेस होते हैं उनमें अभियोजन स्वीकृति क्या सरकार देती है क्या? 302, 307 बड़े बड़े केसेस हैं, इसमें ही क्यों लेके बैठी हुई है? डीजी एडीजी लेवल का आदमी इसके अंदर चालान पेश करता है, लेकिन एक सेक्रेटेरिएट का बाबू फाइल को लेके बैठा रहता है और एक राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा जो कानून नहीं जानता वो इस पे स्वीकृति देता है। ये कोई तरीका है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभियोजन स्वीकृति की बीमारी को बंद कर दिया जाए। जो वो फेस करेगा अपने अदालत में फेस करेगा, एक बार पकड़ में आता है तो चालान पेश होना चाहिए। ये अभियोजन स्वीकृति तुरंत बंद कर देनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार इन राजनीतिक पार्टियों को कहूंगा। जय हिंद। चलिए जय हिंद। और मेरा मानना है कि निश्चित रूप से पार्टी लाइन पे अपनी बात कही जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राजनीतिक मुद्दा भी है, लेकिन राजनीतिक मुद्दे से बड़ा ये सामाजिक बुराई का मुद्दा है। और मेरा मानना है कि आप लोगों को पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके इसके खिलाफ हम कैसे जंग छेड़ सकते हैं, कैसे इसको कुचल सकते हैं, ये प्रयास करने चाहिए, क्योंकि ये दलदल इस तरह का बन गया है कि इसमें कब कौन फंस जाए कोई पता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।